हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल वैष्णव स्वागत करता हूं आपका वसंत क्लासेज में। आज की क्लास में हम अध्याय 2 अम्लक क्षारक एवं लवण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर अध्ययन करेंगे। और ये जो टोटल पार्ट है 6 नंबर का है। इसमें 1 नंबर का जो सवाल आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा, 1 नंबर का जो सवाल आएगा अतिलग्नात्मक और एक सवाल आएगा बड़ा आएगा जो कि है 4 अंक का। तो चलिए शुरू करते हैं कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो हमें पता है रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो यहाँ लिखना है आपको उत्तर में 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। फिर दूसरा प्रश्न है, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। तो हमें पता है कि धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, उत्सर्जित करती है, हाइड्रोजन गैस। जैसे कि जिंक की अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करें तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, उत्सर्जित होती है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमें पता है कि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो उत्तर लिखना है आपको यहाँ पर टार्टरिक अम्ल। तो ये प्रश्न तीनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमें पता है चिट्टी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी बोला जाता है। तो चिट्टी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अपच के उपचार में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो अपच के उपचार में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसी औषधि का उपयोग किया जाता है। और ये क्या है, एक एंटीसिड है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन की प्रकृति के लिए पीएच का मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन होता है तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 होगा। तो पीएच मान होगा 7। अगला क्वेश्चन है, हमारे उदर में यानी कि पेट में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है। तो हमारे उदर में जो भोजन की पाचन क्रिया है वो किस माध्यम में होती है, अम्लीय माध्यम में होती है। ठीक। तो ये चौथा, पांचवा और छठा, सातवां ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। देखिए पहला प्रश्न, ये जो चौथा था क्या था, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत ही सरल है। तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला है, अपच के उपचार में किस औषधि का उपयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे एंटीसिड बोलते हैं। और अगला है, किसी उदासीन विलयन की प्रकृति के लिए पीएच का मान 7 होता है। हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है, अम्लीय माध्यम में होती है। तो ये आपको चारों क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगला है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन है, कोई विलेन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र होता है उसको कैसा कर देता है, नीला कर देता है। तो इसके पीएच का मान है वो कितना हो सकता है। तो पीएच स्केल में इसका मान कितना आ सकता है, 7 से 14 तक। पीएच स्केल कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर 14 तक होती है। और इसके पीएच का मान कितना आ जाएगा, 7 से 14 तक। और ये कैसा होता है, क्षारीय विलयन होता है। अगला क्वेश्चन है, धोने के सोडे का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। तो धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। और इसका सूत्र क्या होगा, Na2CO3 10H2, Na2CO3 10H2। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। तो बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा भी बोला जाता है, तो रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सूत्र होगा NaHCO3, NaHCO3। फिर अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा पदार्थ है जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। तो वो कौन सा पदार्थ होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी अभिक्रिया जब क्लोरीन से की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो ये 12 तक क्वेश्चन है, 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु करने के लिए दामन सोडी का उपयोग किया जाता है। तो उसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O, और जिसे क्या बोलते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, पीने योग्य पानी को जीवाणु मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन है, CaOCl2 यौगिक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जिसे विरंजक चूर्ण के नाम से हम जानते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका प्रचलित जो नाम है, व्यवहारिक जो नाम है, वो है विरंजक चूर्ण। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। सूत्र क्या होगा? CaSO4 हाफ H2O। ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र। फिर अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो पहला तो हम लिख दे कौन सा? हल्दी लिख दे, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। दूसरा लिख दे लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी। तो ये हो गए दो प्राकृतिक सूचक। फिर अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संश्लेषित बोले तो कृत्रिम मनुष्य के द्वारा निर्मित संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो पहला लिख दो आप मेथिल ऑरेंज, और दूसरा लिख दो फिनोल्फथेलिन, तो ये आंसर है इनके। आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ऐसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पता है, CaSO4 हाफ H2O। अब जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ की जाती है तो किसका निर्माण होता है? CaSO4 2H2O, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं, यानी कि हमें जिप्सम की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो गंधीय सूचकों के नाम लिखिए। तो गंधीय सूचक जैसे कि प्याज, प्याज है, प्याज का तेल लिख दो। वेनिला है, तो ये क्या है? गंधीय सूचक है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। तो संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका सूत्र होता है CaCO3। अगला क्वेश्चन है, धातु का इनेबल किसका बना होता है? तो धातु का इनेबल किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो उत्तर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका सूत्र होता है Ca3PO4 सूत्र होगा Ca3PO4। अगला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही को क्यों नहीं रखना चाहिए? तो पीतल एवं तांबा क्या एक मिश्रित धातु होती है, और मिश्रित धातुओं में जब अम्ल को रखा जाता है, अम्ल की अभिक्रिया होती है। दही एक क्या अम्लीय पदार्थ है, अम्लीय माध्यम है, अम्लीय विलयन है। अब ये जब इन मिश्रित धातु के साथ क्रिया करेगी तो एक विषैले पदार्थ का निर्माण कर लेती है, और जब इस दही का यूज मनुष्य करता है तो उसके स्वास्थ्य के लिए क्या होगा? ये हानिकारक होगा। तो इसलिए हमें दही को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा विषैले पदार्थ का निर्माण होता है।
जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए दही को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। चलिए, आपको ये क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझिए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि बताना है कि धातुएं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। तो जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस को क्या करती है? उत्सर्जित करती है। और इसकी जांच करने के लिए हम जो विधि यूज में ली जाती है वो कौन सी विधि है? पॉप टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो उत्तर हमने लिखा है यहाँ पर, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। इस हाइड्रोजन गैस की जांच पॉप टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ये डायग्राम बनाया हुआ है, क्या है कि इस प्रणाली में जब जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं और उसके ऊपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है। जब प्रणाली में ये दोनों आपस में मिलाए जाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? क्रिया करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, और क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस है वो उत्सर्जित होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्था की गई है, ये हाइड्रोजन गैस इस निकास नली के द्वारा होते हुए कहाँ पहुंचेगी? साबुन के विलयन में पहुंचेगी। जब साबुन के विलयन में पहुंचेगी तो उसके बाद जब यहाँ पहुंचने के बाद ये हाइड्रोजन गैस है वो बुलबुलों के रूप में ऊपर उठेगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैसी होती है? हल्की होती है। तो हल्के होने के कारण ये बुलबुलों के रूप में ऊपर उठेगी, और जब इसके संपर्क में जलती हुई मोमबत्ती लेकर आते हैं तो वो क्या हो जाती है? बुझ जाती है। तो बुझने के फलस्वरूप ध्वनि जो आती है वो कैसी ध्वनि आती है? फटफट की ध्वनि आती है। इसी के कारण इसको नाम क्या दिया गया है? पॉप ध्वनि की आवाज, यानी कि पॉप टेस्ट का ध्यान करना। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब अभिक्रिया लिखने को कहें तो हम अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। जैसे जिंक की अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड बनेगा, और साथ में कौन सी गैस उत्सर्जित हो रही है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है। अब संतुलित करने को कहें तो संतुलित भी कर सकते हैं। अभिकारक में हम देख रहे हैं जिंक 1 है और उत्पाद में कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पर हो रहा है 1 और इधर हो रहा है 2, तो क्या करें? इसके आगे लगा दे 2। फिर इसके साथ क्लोरीन कितना हो गया? इधर 2 हो गया, और उधर देखे उत्पाद में तो उत्पाद में भी क्लोरीन कितने हैं? 2 है। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया भी क्या है? संतुलित है। तो इस प्रकार से आपको ये उत्तर लिखना है, और यहाँ पर आप इस प्रकार से उत्तर लिखोगे तो आपके नंबर कटने के चांस नहीं रहेंगे। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धातु यौगिक ए है जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, और तथा इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। तो धातु यौगिक ए एवं उत्पन्न गैस का नाम बताते हुए पूर्ण अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें यहाँ पर धातु यौगिक ए कौन सा है वो पता करना है। तो ये क्या करता है? जब HCl के साथ, और कौन सा? तनु, तो अभिक्रिया करता है तो गैस उत्पन्न होती है, तो गैस है वो हमें पता करनी है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर धातु यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट मान ले। यहाँ पर पूछा है धातु यौगिक, तो यहाँ पर धातु नहीं लेना है, यौगिक लेना है। तो कौन सा हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसके साथ अभिक्रिया होती है तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड, साथ में बनता है जल, और जो गैस उत्पन्न होती है वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यही गैस है जो मोमबत्ती को क्या कर देती है? बुझा देती है। अब यहाँ पर इस समीकरण को संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए पहले अभिकारक में देखें कैल्शियम के परमाणु कितने हैं? 1 है। उत्पाद में देखें, उत्पाद में भी 1 है, तो ये क्या हो गया? संतुलित है। फिर देखें यहाँ पर कार्बोनेट, तो कार्बोनेट के लिए पहले पता कर लो आप कार्बन, तो कार्बन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी कितना है? उत्पाद में 1 हो रहा है। फिर देखे जाए ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर 3 है, तो इधर देखो आप, इधर 1 और ये 2, ये भी हो गए 3। उसके बाद देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इधर हो रहे 1, उधर हो रहे हैं 2, तो क्या करें? इसके आगे लगा दे 2, लगा दिया। फिर देखे जाए क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ पर हो रहे हैं 2, इधर कितने हैं? 2 है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। तो वो धातु यौगिक कौन सा हो गया? ए कैल्शियम कार्बोनेट है, और गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से
समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रित जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा के जल में होता है? तो आश्रित जल में क्या है कि हाइड्रोजन जो आयन होते हैं वो उत्पन्न हो नहीं पाते। अगर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पर विद्युत का चालन नहीं होगा। जब हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे तभी विद्युत का क्या होगा, चालन होगा। तो यहाँ पर आशुद्ध जल में विद्युत का चालन इसलिए नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं हो पाते, जबकि वर्षा के जल में हाइड्रोजन आयन है वो उत्पन्न हो पाते। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है कि आश्रित जल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होते हैं, जिसके कारण विद्युत का चालन नहीं होता है, जबकि वर्षा के जल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होने के कारण विद्युत का चालन होता है। तो ये उत्तर आपको समझ में आया होगा। आश्रित जल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं हो पाते जिसके कारण विद्युत का चालन नहीं होता है, जबकि वर्षा के जल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं और इसी के कारण विद्युत का चालन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्लोक क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्लोक क्षार अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब नमक के जलीय विलीन में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है और साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ पर नाम दिया गया इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया या प्रक्रिया। तो अब देखो यहाँ पर लिखा है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये नमक का विलयन है NaCl प्लस H2O, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में क्लोरीन गैस और साथ में हाइड्रोजन गैस ये उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इस समीकरण को संतुलित करें, तो देखिए यहाँ पर उत्पाद में देखिए सोडियम परमाणु कितने हैं, उत्पाद में नहीं सॉरी अभिकारक में कितने हैं, एक है, और उत्पाद में कितने हैं, एक है, तो ये क्या संतुलित है। उसके बाद देखिए क्लोरीन को, तो क्लोरीन के यहाँ पर परमाणु है एक और इधर देखे तो दो, तो क्या करें इसके आगे लगा दे दो, लगा दिए दो। फिर देखेंगे कि यहाँ पर दो लगाने के कारण क्लोरीन तो संतुलित हो गया, लेकिन सोडियम के परमाणु यहाँ पर कितने हो गए, दो हो गए, तो यहाँ लगा दे दो, तो यहाँ दो लगाने से सोडियम भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन दो है यहाँ पर और उधर कितने हो रहे हैं, दो हो रहे हैं, दो और ये दो कितने हो गए, चार हो गए, तो इसके आगे लगा दे दो, तो यहाँ पर हो गए चार, उधर भी चार। फिर बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, दो है और इधर भी कितने हैं, दो है, तो इसका मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। एक साधारण सा चित्र है क्लोर क्षार प्रक्रिया का। क्या करते हैं, एक कोई पात्र लेते हैं, उस पात्र में ग्रेफाइट की दो छड़ें लगाते हैं, तो एक इनको क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ दिया जाएगा। तो बैटरी से जोड़ेंगे तो प्लस वाला एक शब्द याद रखना है आपको, पैनिक शब्द याद रखना है, पैनिक। तो पॉजिटिव इज एनोड और नेगेटिव इज कैथोड। तो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, एनोड होगा, और नेगेटिव होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा। तो जब नमक के जलीय विलयन में हम क्या करेंगे, विद्युत को प्रवाहित करेंगे, तो उस समय क्या होगा, यहाँ पर ये आयन अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि ये नमक है तो नमक के आयन क्या होंगे, Na प्लस और ये Cl माइनस। जब जल के अंदर जो आयन है वो अलग होंगे तो क्या होंगे, H प्लस और OH माइनस। तो अब देखिए यहाँ पर Na प्लस है वो ऐसे कैसे रहेगा, और क्लोरीन है ये माइनस में, तो ये माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास। तो यहाँ से जो गैस उत्पन्न होगी वो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, क्लोरीन गैस। और हाइड्रोजन है वो किस में है, प्लस में, तो ये किसके पास जाएगा, माइनस के पास जाएगा। तो यहाँ से जो गैस उत्पन्न होगी वो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये एक साधारण सा चित्र है
जिसके साथ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो प्राप्त होता है। और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन ये दोनों प्राप्त होने के कारण इनको कहा जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जाता है? विरंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जाएगा? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण की प्राप्ति होती है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो यहां पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करें तो यहां पर बनता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड की प्राप्ति होती है। और साथ में किसकी प्राप्ति होती है? जल की प्राप्ति होती है। तो ये अभिक्रिया है जिसके द्वारा विरंजक चूर्ण की प्राप्ति होती है, इसे ही कहा जाता है विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसके उपयोग देखे जाए तो पहला उपयोग लिख दीजिएगा आप, रासायनिक उद्योगों में उपचाय के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि उपचायित करने के लिए, उपचाय के रूप में किया जाता है। और जो दूसरा है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, यानी कि पेयजल, पेयजल में रोगाणुओं को या जीवाणुओं को नष्ट करने में। तो ये हो गए इसके दो उपयोग। अब बात की जाए तो इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करें तो अभिकारक में कैल्शियम 1, उत्पाद में 1, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और इधर ये 1 और ये 1, तो ये हो गए 2। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर है। उसके बाद हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पर है 2 और यहाँ पर भी देखे तो 2, ये भी संतुलित। फिर क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन यहाँ पर है 2 और इधर भी कितने हैं 2। तो ये रासायनिक अभिक्रिया पहले से ही क्या है? संतुलित है। तो देखो विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जाता है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड विरंजक चूर्ण की प्राप्ति होती है, साथ में जल का उत्पादन होता है। और इसका उपयोग की बात की जाए तो रासायनिक उद्योगों में उपचाय के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा देखा जाए तो पेयजल में रोगाणु या जीवाणु को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है, कीटनाशक के रूप में। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्न के रासायनिक सूत्र तथा उसके 3 उपयोग लिखिए। तो पहला है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे को खाने का सोडा कहा जाता है और उसका सूत्र होता है NaHCO3, जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका उपयोग देखा जाए तो खाना बनाने में और सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र में इसका भी उपयोग किया जाता है। और कहां पर? बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात आती है अगली, धावण सोडा, जिसे धोने का सोडा कहते हैं और उसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका उपयोग साबुन, कांच, आदि को धोने में। फिर दूसरा उपयोग देखा जाए तो जल की स्थायी कठोरता होती है वो इसी के द्वारा हम दूर करते हैं। तो यहां लिखिए जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। फिर और लिख दीजिएगा आप घर की साफ सफाई के लिए।
फिर बात आती है अगला कास्टिक सोडा, जिसे इसका सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। NaOH इसका सूत्र है और रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसके उपयोग कागज बनाने में, एक लिख दीजिएगा कागज बनाने में, दूसरा लिखिएगा कृत्रिम फाइबर में, और लिख दीजिएगा धातुओं से ग्रीज हटाने में, धातुओं से ग्रीज हटाने में। ठीक। फिर अगली बात आती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 H2, जिसे कहा जाता है कैल्शियम अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। और इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, और लिखिएगा आप दीवारों को चिकना बनाने में, और तीसरा लिख दीजिएगा आप खिलौने बनाने में। तो खिलौने बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वापस एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला है बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र हो गया NaHCO3 और रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका उपयोग खाना बनाने में, सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा है बेकिंग पाउडर। फिर अगली बात आती है धावन सोडे की। तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका उपयोग साबुन, कांच आदि को धोने में, दूसरा जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, और तीसरा घर की साफ सफाई में करने में किया जाता है। फिर अगली बात आती है कास्टिक सोडा, जिसका सूत्र होता है NaOH और रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका उपयोग कागज बनाने में, कृत्रिम फाइबर में, धातुओं से ग्रीज हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका ये सूत्र है CaSO4 H2 और रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। और इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, दीवारों को चिकना बनाने में और खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको जितने भी प्रश्न समझा है वो अच्छी तरीके से समझ में भी आए होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।